दूसरी रात का आगाज एक अजीब बनूस सन्नाटे से हुआ। कल वाली तूफानी हवा थम चुकी थी, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली थी जो चीखों से ज्यादा डरावनी थी। जंगल सांस रोके खड़ा था, जैसे किसी बड़े तमाशे का इंतजार कर रहा हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा असगर का दिया हुआ मुड़ा तुड़ा कागज बार बार पढ़ रहा था। मेरी नजरें रूल नंबर 2 पर जमी हुई थी, जिसमें असगर ने लिखा था, अगर तुम्हें दरख्तों से सीटी बजने की आवाज सुनाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और आहिस्ता आहिस्ता 10 तक गिनना। खिड़की से बाहर हरगिज मत देखना। मैंने सोचा, ये तो आसान है, बस आंखें बंद करनी है और गिनना है। लेकिन मुझे क्या मालूम कि डर इंसान से क्या कुछ करवा सकता है। रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे। मैं गुनूदगी में था कि अचानक वो आवाज आई। जैसे कोई दूर खड़ा कोई पुरानी धुन गुनगुना रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद हवा का कोई झोंका है जो खिड़की के दरवाजे से गुजर रहा है, लेकिन फिर वो आवाज साफ हो गई। ये कोई बेहंगम शोर नहीं था, ये एक धुन थी, एक ऐसी सुरीली और उदास धुन जो सीधे दिल में उतरती महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे फौरन असगर का उसूल याद आया। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और गिनती शुरू कर दी। सीटी की आवाज करीब आती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरख्तों के बीच से चलता हुआ केबिन की तरफ आ रहा हो। अब वो सीटी की आवाज बिल्कुल खिड़की के बाहर थी, मगर धुन बदल गई थी। अब ये उदास नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि बस एक नजर देख लूं कि बाहर है आखिर कौन। जहन में ख्याल आया कि शायद कोई भटका हुआ मुसाफिर हो, शायद कोई जख्मी हो और मदद मांग रहा हो। तजस्सुस और डर की जंग में तजस्सुस जीत गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा, बस एक सेकंड के लिए देखूंगा, सिर्फ एक झलक। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आंखें खोली और धीरे से सर घुमाकर बारिश से धुंधली खिड़की की तरफ देखा। बिजली कड़की और एक लम्हे की रोशनी में मैंने उसे देखा। जंगल के किनारे सबसे पुराने और घने दरख्त के नीचे एक साया खड़ा था। वो इंसान नहीं था। अंदाजन 10-11 फीट तक उसका कद होगा और उसका जिस्म सूखी हुई लकड़ी की तरह पतला और टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो केबिन की तरफ नहीं देख रहा था, सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खदोखाल थे ही नहीं, बस 2 मध्यम पीली रोशनियां थीं जहां आंखें होनी चाहिए थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो सीटी की आवाज रुक गई और उस चीज ने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ उठाया और आहिस्ता से मेरी तरफ इशारा किया। मैं खौफ के मारे कुर्सी से पीछे गिरा। मैंने फौरन टॉर्च बुझा दी और मेज के नीचे घुस गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने उसूल तोड़ा था और अब वो जानता था कि मैं अंदर हूं। और इस तरह अगले 2 घंटे मैंने मेज के नीचे छुपकर ही गुजारे। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन अब ये खामोशी मुझे खा जाने वाली लग रही थी। मुझे हर लम्हा लग रहा था कि अब दरवाजा टूटेगा, अब खिड़की का शीशा बिखरेगा, अब वो चीज अंदर घुस आएगी।
फिर सुबह 4 बजे के करीब एक नई आवाज आई। ये हवा नहीं थी, कोई शीशे पर नाखून बजा रहा था। फिर एक आवाज आई, एक बहुत ही मासूम छोटी बच्ची की आवाज। अंकल प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? अंकल प्लीज, अंकल पानी चाहिए। मेरी रगों में खून जम गया। रूल नंबर 3, अगर कोई शीशे पर दस्तक दे और पानी मांगे, उसे नजरअंदाज करना। ये आवाज इतनी हकीकी और दर्द भरी थी कि मेरा हाथ खुद ब खुद पानी की बोतल की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर का इंसान चीख रहा था कि एक प्यासी बच्ची की मदद करो, लेकिन मेरे दिमाग में असगर का खौफजदा चेहरा घूम गया। मैंने अपने हाथ खींच लिए और अपने कानों पर रख लिए। बाहर वाली आवाज बदली। बच्ची की आवाज अब गुस्से भरी भारी मर्दाना आवाज में तब्दील हो गई थी। सुनाई नहीं देता, पानी मांग रही हूँ। मैं खामोश रहा। मेरे अंदर इतना सन्नाटा हो चुका था कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि बाहर कोई आवाज भी है। अचानक से एक और आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम छुप नहीं सकते आमिर, तुमने हमें देख लिया है और अब हम भी तुम्हें देख रहे हैं। उस रात मैंने एक सेकंड के लिए भी आंख नहीं झपकी। जब सूरज की पहली किरण निकली तो बाहर की आवाजें बंद हो गई। मैं कांपती टांगों के साथ खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से मिट्टी में लिथरे हुए एक अजीब पंजेनुमा हाथ के निशान। मैं समझ गया कि नौकरी सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये एक कैद खाना था और मैंने उसूल तोड़कर अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। लेकिन असल दहशत तो अभी शुरू होनी थी, क्योंकि जब मैं अपना सामान पैक करने के लिए कैबिन के कोने में रखी पुरानी अलमारी के पास गया तो मुझे अलमारी के पीछे फर्श के तख्तों में एक ढला हुआ हिस्सा नजर आया। मैंने तख्ता हटाया तो वहां नीचे एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। ये असगर की पर्सनल डायरी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और जल्दी जल्दी में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरी सफ़े पर मेरी आंखें जम गईं। जहां लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। उसूल सिर्फ तुम्हें कुछ देर जिंदा रखने के लिए थे। हकीकत यह है कि वो चीज बाहर नहीं है, वो चीज कैबिन के नीचे रहती है और उसे भूख लगी है। अभी मेरी नजर भी डायरी से हटी नहीं होगी कि अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और तख्तों के नीचे से खरचने की आवाज आई। बिल्कुल मेरे जूतों के नीचे, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज अचानक नींद से जाग गई हो और हाथ पैर मारने लगी हो। यकीन जानिए, मेरा खून खुश्क हो गया। मैं समझ गया कि असगर ने सच लिखा है। ये कैबिन मेरी पनाहगाह नहीं है, ये तो एक प्लेट है और मैं वो खाना था जिसे उस प्लेट में सजाकर उनके लिए रख दिया गया है। यही वो वक्त था कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शायद मेरा भी अंजाम असगर वाला ही होने वाला है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।